हाँ, तो सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेक्षण जो चैप्टर है हमारा ऑब्जर्वेशन जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि आज जो चर्चा का विषय है वो होगा टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके कितने प्रकार हैं। थोड़ी सी इस क्षेत्र को लेके बुक्स के लेवल पे कुछ डिफरेंस है। कई बुक्स ने इसको किन्हीं दूसरे तरह से विभाजित किया है, कहीं ये किसी दूसरे तरह से विभाजित हुआ है। जो ट्रेड्स की चर्चा एक जगह हो रही है वो उसी उसी ट्रेड उसी गुण की चर्चा किसी दूसरे बुक में दूसरे हेडिंग दूसरे नाम से हो रही है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को थोड़ा बगल रखते हुए हम लोग कुछ फाइनल आधार पे बांट सकें जो समझने के लिहाज से आसान हो और क्लियर हो, तो इस वर्गीकरण को ही हम लोगों को पहले दो स्तरों पे बांटना पड़ेगा। ये समझते हुए कि दो आधार हैं जिसके आधार पे वर्गीकरण हो सकता है। जैसे आप ऐसा समझो कि आपका जो क्लास का ग्रुप है 50 बच्चों का या 40 बच्चों का, उनको कई आधारों पे बांटा जा सकता है। से फॉर एग्जाम्पल एक आधार होगा लिंग, तो स्त्री अलग होंगे पुरुष अलग होंगे। एक आधार हो सकता है हाइट, हाइट की अलग अलग कैटेगरी, 4 से 4.5 फीट, 4.5 से 5 फीट, 5 से 5.5 फीट, 5.5 से 6 फीट, 6 फीट से 6.5 फीट। ये दूसरा आधार हो जाएगा। तीसरा आधार आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं। एक और आधार सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है। एक और आधार रिलीजन हो सकता है। एक और आधार आपके द्वारा बोली जाने वाली बोली हो सकती है, भाषा हो सकती है। तो तमाम आधारों पे किसी चीजों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ वर्गीकरण होगा, विभेदन होगा, वो मुख्य रूप से दो आधार पे होगा। इसको हम लोगों ने समझने की सहूलियत से ऐसा बनाया है, और कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो अलग ढंग से इस चीज को समझती हैं। लेकिन हम लोग इस दो स्तरों पे जब इस ऑब्जर्वेशन का वर्गीकरण करते हैं तो चीजें क्लियर हो पाती, इसलिए दो स्तरों पे मान के ही हम लोग इसका वर्गीकरण अलग अलग करेंगे और उन दोनों स्तरों पे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो स्तर है जिसके आधार पे ऑब्जर्वेशन प्रविधि का वर्गीकरण होता है वो है कि ऑब्जर्वर के द्वारा, प्रेक्षक के द्वारा जो सिचुएशन है जिसका उसके अध्ययन करना है उस पर कितना नियंत्रण, द लेवल ऑफ कंट्रोल कितना है, क्या कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है। इस आधार पे परीक्षण विधि को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जिसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो स्वाभाविक, नहीं सॉरी, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित परीक्षण। और दूसरा इसके तहत जो वर्गीकरण है वो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जिसका अर्थ हुआ नियंत्रित परीक्षण। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, ये जो दोनों वर्गीकरण हैं ये प्रेक्षक के द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा जो परिस्थिति है जिसका ऑब्जर्वेशन करना है उस पर कितना कंट्रोल किया गया है, कितना उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है या कितना उसको स्वतंत्र छोड़ने का प्रयास किया गया है, इस आधार पे किया गया है। अगर उसको नियंत्रित किया गया है तो उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड, नाम से स्पष्ट है नियंत्रित। अगर उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, उस परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से घटने के लिए छोड़ दिया गया है, कोई भी प्रेक्षक के द्वारा उसमें बदलाव या मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, तो उसको कहेंगे अनकंट्रोल्ड। तो प्रेक्षक के द्वारा कितना कंट्रोल स्थापित किया गया इसके आधार पे दो भाग हो गया, अनकंट्रोल्ड
एंड कंट्रोल्ड, अनियंत्रित एवं नियंत्रित। एक दूसरा आधार, हम अभी आधारों की बात कर रहे हैं, टाइप्स में बाद में आएंगे। दूसरा आधार है कि ऑब्जर्वर जो है उसका रोल ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में कैसा है, क्या है। इस आधार पे भी प्रेक्षण विधि का वर्गीकरण किया जाता है। इसके कहने से मतलब है कि ऑब्जर्वर जो हमारा शोध करता है, जो आंकड़ा संग्रह करने के लिए ऑब्जर्वेशन प्रविधि का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो उस समूह का, उस घटना का हिस्सा बन गया है, या वो उस घटना या उस समूह से अलग हट करके उस घटना या उस समूह का प्रेक्षण कर रहा है। तो इस आधार पे भी दो भाग हैं इसके। एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हैं सहभागी प्रेक्षण, एक एक करके डील करेंगे हम लोग। और दूसरा है असहभागी प्रेक्षण। पार्टिसिपेंट पहला, दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट। ये जो दोनों वर्गीकरण है वो इस आधार पे है कि प्रेक्षक जो घटनाक्रम है या जो समूह है जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाना है, उसका हिस्सा है या वो उससे बाहर है, वो उसमें सम्मिलित है या नहीं है। जब डिटेल से इस पे आएंगे तो और इसके हम लोग डीपली इसको एनालाइज करेंगे। अब समझने वाली बात यह है, जो कि हम हमेशा से कहते हैं और जिस माइंडसेट के साथ आपको पढ़ाई करनी है, कि अगर ये जो वर्गीकरण हुआ, ये जो अलग अलग टाइप्स आए, उनकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि एक प्रकार अपने आप में सभी तरह की समस्याओं को हल करने के लिए पूर्ण नहीं था। उसमें कुछ कमियां रही होंगी, उसमें कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे, जिसकी पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे प्रकार को, दूसरे टाइप को, दूसरे वेरिएंट को उपयोग में लाना पड़ा। उसी तरह से जो दूसरा वेरिएंट है उसमें कुछ कमियां रही होंगी, जिसके कारण कई जगह पे वो सीमित हो जाता है, उसकी उपयोगिता, उसका रोल कम हो जाता है, और फिर किसी तीसरे या इसके पहले वाले वेरिएंट की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण हुआ, इसमें देखने और समझने की बात यह है कि ये जो प्रकार हैं, किसी खास परिस्थिति में कोई ज्यादा उपयोगी हैं, किसी खास परिस्थिति में कुछ कम उपयोगी हैं, किसी खास परिस्थिति में उनकी उसका जो स्वरूप है बहुत फिट बैठता है, किसी खास परिस्थिति में उसका स्वरूप फिट नहीं बैठता है। ये फिट बैठना या नहीं बैठना को एक एग्जाम्पल के द्वारा हम सामान्य रूप समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति बहुत हंसमुख मिजाज का है, बात बात पे उसको जोक्स शेयर करने का, या लोगों के साथ माहौल को बहुत लाइट बनाने की उसकी प्रवृत्ति है, तो वैसा व्यक्ति किसी शादी के समारोह में, किसी जलसे में, किसी जुलूस में बहुत फिट बैठेगा। लेकिन वही व्यक्ति किसी की मृत्यु सभा में, किसी की शोक सभा में अनफिट हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपने आप में या वो जो प्रविधि अपने आप में अच्छी या बुरी है, वो अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से कहीं पे एक प्रविधि ज्यादा उपयोगी होती है, उसके गुण जो हैं ज्यादा फिट बैठते हैं, दूसरी परिस्थिति में दूसरी प्रविधि ज्यादा उपयोगी होती है। तो इस तरीके से समझना चाहिए सारे टाइप्स को, ना कि ऐसे कि एक प्रविधि बिल्कुल बेकार है, दूसरी प्रविधि बहुत अच्छी है, और सिर्फ एक ही प्रविधि का उपयोग श्रेयस्कर है, बाकी प्रविधियां बिल्कुल उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है, सारा चीज रिलेटिव है। सारे शोध से संबंधित डेटा कलेक्शन की प्रविधियां भी रिलेटिव थी एक दूसरे के, और यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जर्वेशन एज ए टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रकार हैं, जो विभिन्न टाइप्स हैं, वो भी रिलेटिव हैं। तो हम लोग जब जब इन प्रकार की चर्चा करेंगे तो उसके रिलेटिव मेरिट्स, डिमेरिट्स, कमियां और विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग
एक एक करके दोनों आधार पे जो हम लोगों ने वर्गीकरण किया उस पे आते हैं। तो पहला जो हमारा वर्गीकरण का आधार था कि शोधकर्ता के द्वारा प्रयोग जो सिचुएशन पे है उस पे कितना नियंत्रण स्थापित किया गया। अगर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है तो उसको कहेंगे कंट्रोल्ड, और अगर नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया है, बिल्कुल स्वाभाविक स्वतंत्र रूप से घटनाक्रमों को होने दिया गया है, तो उसको कहेंगे अनकंट्रोल्ड। तो पहले चर्चा करते हैं अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की, जिसको कि कई बार नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है, स्वाभाविक परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक परिस्थितियों में घटनाक्रमों का परीक्षण करती है। यहाँ पे तो कई बार शोधकर्ता जो घटनाक्रम है जिनका वो अध्ययन कर रहा है उसको बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ देता है, और उन बिल्कुल स्वतंत्र परिस्थितियों में से वो अपने काम के सूचनाओं का संग्रहण करता है। ऐसी जो व्यवस्था है वो उस तरह के परिस्थिति में जब शोध का नेचर एक्सप्लोरेटरी है, जहां एक्सप्लोर करके विश्लेषण करके ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता हो, वैसा जब क्षेत्र हो, वैसी जब स्थिति हो, तो ये तरीका ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसी इस तरह की प्रकार है परीक्षण का, इसमें शोधकर्ता के द्वारा स्वाभाविक रूप से जो घटनाएं घट रही हैं उनको इंटरफेयर बाहर से अपने लेवल से नहीं करने का प्रयास किया जाता है, और जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस क्रम में घटित हो रही हैं, वहां शोधकर्ता बड़ा धीरज से इंतजार करता है अपनी वांछित घटनाओं के, वांछित इवेंट्स के होने का, और जब वो घटित होती हैं तो उसका वो विश्लेषण करके उसके प्राप्त सूचनाओं को एनकोड करता है, उससे सूचनाओं को, आंकड़ों को एकत्र करता है। अब एग्जाम्पल हम देते हैं। कोई एक शोधकर्ता किसी एक स्थान विशेष के सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक व्यवहारों का जो व्यक्तियों के बीच में अध्ययन करना चाहता है, सोशल एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए सोसाइटी। इस तरह की जब शोध समस्या हो तो ऐसी परिस्थिति में वो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन प्रविधि का इस्तेमाल करना पसंद करेगा, प्रिफर करेगा, क्योंकि वैसी ही परिस्थिति में जब स्वाभाविक रूप से घटनाएं घटित हों तभी इस डोमेन से संबंधित सूचनाओं को सही प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति उस पूरे समाज का जिसका वो अध्ययन कर रहा है कि व्यक्तियों के व्यवहार का, उनके अंतर्वैयक्तिक संबंधों के पैटर्न का एक लंबे समय तक अध्ययन करके निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि उनका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उनका अंतर्वैयक्तिक व्यवहार कैसा है। यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा बाहर से इंटरफेयर करके उन परिस्थितियों में बनावटीपन या कुछ मैनिपुलेशन ला करके उसके स्वरूप को चेंज करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वो धीरज के साथ घटनाओं को घटित होने देता है और धीरज के साथ इंतजार करता है अपने क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं के प्राप्त होने का, और जब सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो वो उनका अध्ययन करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर एक परिस्थिति के कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं। तो यहाँ पे कुछ जो लाभ है वो ये कि बहुत सारे जो शोध विषय होते हैं उन वहाँ पे यही तरीका फिट बैठेगा, जहाँ जैसे कि हमारा शोध विषय है जहाँ हम प्राणियों के व्यवहार का, उनके अंतर्वैयक्तिक संबंध का, या फिर उनके सामूहिक व्यवहार का, उनके पर्सनालिटी के ट्रेट्स का, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको नेचुरलिस्टिक या अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की प्रविधि ही उसमें सबसे ज़्यादा फिट, सबसे ज़्यादा मुनासिब, सबसे ज़्यादा माकूल होती है। साथ ही साथ इसमें घटनाओं के घटित होने का क्रम स्वाभाविक होता है,
बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइन सूचनाएं को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि घटनाएं अपने पेस से घटित हो रही हैं, अपने ढंग से घटित हो रही हैं, बाहर से उसमें कोई जोड़ तोड़ या आर्टिफिशियल बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो जैसा है वो प्रकट होता है और उपलब्ध होता है कि उसका विश्लेषण किया जा सके, उसका आकलन किया जा सके। तो हमें जो घटनाएं हैं प्राप्त हो रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त होती हैं, नेचुरल प्राप्त होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी इस जगह पे ये जो तरीका है इसकी कुछ कमियां भी उभर के सामने आती हैं। तो पहली कमी ये है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अब हमारे ही एग्जाम्पल में अगर हमको सोशल और इंटरपर्सनल बिहेवियर डोमेन्स को जांच करना है तो इसके लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा उन सारे सोशल और इंटरपर्सनल बिहेवियर्स के होने का, और हमारा जो शोध का समय है, डाटा कलेक्शन का समय है, वो बढ़ता चला जाएगा। चूंकि यहाँ पे शोधकर्ता के द्वारा घटनाओं के घटित होने के लिए बाहर से कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है, कोई बनावटीपन नहीं डाला जाता है, इसलिए कई बार जो वांछित सूचनाएं हैं उसके घटित होने का इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई शोधकर्ता ये देखना चाहता है कि मृत्यु के समय किसी समाज विशेष की क्या रीति रिवाज और क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस तरह के शोध के लिए, इस तरह की स्थिति के लिए उसको उस समाज में होने वाली मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा, और एक से ज्यादा मौकों पर कई बार उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होना पड़ेगा, जिसमें कई बार बहुत समय लग जाता है। साथ ही साथ दूसरी कमी जो मानी जाती है कि यहाँ से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो कम वैलिड और रिलायबल होती हैं। इसके कारण कुछ और हैं। हाँ, वो जो कारण है वो ये हैं कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में डेटा को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, किस विशेष घटना का चयन होगा, रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के पहले से कोई वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मापदंड निर्धारित नहीं होता, बल्कि इसमें शोधकर्ता को बहुत छूट होती है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों का विश्लेषण करे, समझे, देखे, आंकड़ों का संग्रह करे, उसका प्रकटीकरण करे। इस वजह से कई बार शोधकर्ता का जो अपना बायस है, अपनी जो मनोवृत्ति है, वो इस पे हावी होने लगती है, जिसके कारण जो प्राप्त आंकड़े हैं उसका जनरलाइजेशन, उसका वैलिडिटी इन जनरल कम होती है। तो वहीं अब एक जो इसका जो दूसरा प्रकारांतर है, दूसरा स्वरूप है, उस पे हम लोग आते हैं, उसको कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहने का जो दो आधार है, पहला आधार ये कि इसमें शोधकर्ता के द्वारा उस परिस्थिति को ही कंट्रोल और नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है जिसका ऑब्जर्वेशन करना है, अर्थात वो नेचुरल नहीं रह जाता है, बल्कि शोधकर्ता के द्वारा उसमें कुछ बाहर से इंटरफेरेंस किया जाता है। और ये इंटरफेरेंस, ये दखल इसलिए होता है ताकि वांछित सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे डेटा कलेक्शन करने का प्रोसीजर, उसके रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर, घटनाओं को, कौन सी घटना को पे फोकस होगा, ये सारी चीजें थोड़े पहले से निश्चित होती हैं, एक वस्तुनिष्ठ और साइंटिफिक मापदंड को फॉलो करते हुए पहले से निर्धारित की गई होती हैं। मतलब शोधकर्ता का जो रोल होता है वो उतना स्वतंत्र नहीं होता है जितना कि अनकंट्रोल्ड वाले सिचुएशन में था, जहां उसको पूरी छूट थी कि वो अपने हिसाब से सूचनाओं को संग्रहित करता था, विश्लेषण करता था, रिकॉर्डिंग करता था और उसको प्रकट करता था। यहाँ पे पहले से सब कुछ प्लान करके तय करके रखना होता है और उसके बाद उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें आगे डेटा को प्राप्त करना होता है। साथ ही साथ
जो घटना हो रही है उस पर भी शोधकर्ता अपने स्तर से मैनिपुलेट करता है ताकि जो वांछित घटना है या वांछित जो परिदृश्य है वो उभर करके आ सके। अब इसको एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। अब एक मान लो शोधकर्ता देखना चाहता है कि चूहों पर भूख के कारण, स्टार्वेशन के कारण किस तरह का व्यवहारगत परिवर्तन होता है, उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है। चूहों पर भूख के कारण व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है उनके, इसका अध्ययन करना चाहता है। तो इसके लिए प्रयोगकर्ता अगर वो कंट्रोल्ड प्रविधि के तहत ऑब्जर्वेशन करेगा तो जानबूझ करके चूहों के ग्रुप को लेगा जिसमें से फॉर एग्जांपल 50 चूहे हों और उनको डेलिबरेटली भूखा रखा जाएगा एक निश्चित समय के लिए, 1 दिन या 2 दिन, और उसके बाद उसको फ्री छोड़ करके फिर उसके व्यवहार के पैटर्न को अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे सूचना प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता के द्वारा कई लेवल पे मैनिपुलेशन, इंटरफेरेंस बाहर से किया गया, जैसे चूहों को भूखा रखना, चूहों को ग्रुप में बांटना और भूखे रखने के बाद फिर उनके व्यवहार का अध्ययन करना। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारा तय शोधकर्ता को पहले से करना होता है, इसको ऑर्गेनाइज करना होता है, इसको वस्तुनिष्ठ बनाना होता है और इसके बाद वो शोध में उतरता है। यहाँ पे फायदा ये होता है ऐसे शोध का कि हमें तमाम व्यवहार जो एक प्राणी प्रकट कर रहा है उसमें से जो स्पेसिफिक व्यवहार हमें चाहिए विश्लेषण के लिए, अपनी सोच समस्या के लिए, हम लोग उसको तुरंत रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और उसका अध्ययन करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो इस शोध प्रविधि के जो लाभ हैं उसमें पहला लाभ ये है कि टाइम बाउंड है, समय की बचत हो जाती है। जहां पहली परिस्थिति में समय काफी लगता था, बहुत धीरज की, बहुत मेहनत की जरूरत थी, बहुत समय की जरूरत थी, यहाँ पे समय की बचत हो जाती है। घटनाएं अपेक्षाकृत बिल्कुल हमारी जो जरूरत है उस हिसाब से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको कंट्रोल करके, तो समय बचता है। दूसरा, चूंकि इसके अवधारणाएं, इसका प्रोसीजर, इसका पूरा मैनेजमेंट प्लान्ड होता है, पहले से ऑर्गेनाइज्ड होता है, शोधकर्ता को बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसीजर, वस्तुनिष्ठ प्रोसीजर को फॉलो करके पहले से निश्चित करना होता है, उसको मान्य कराना होता है। इसलिए इससे जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं वो थोड़ा रिलायबल होती हैं, वैलिड होती हैं, तुलनात्मक रूप से अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की तुलना में। लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी परिसीमाएं भी हैं। परिसीमाएं अगर देखें, कमियां देखें, तो पहली तो ये कि बहुत सारे जो व्यवहार हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार और सामयिक व्यवहार, इंटरपर्सनल व्यवहार, उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे, बाहर से इन्फ्लुएंस करेंगे तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, जिस वजह से आपको सही डेटा नहीं मिलेगा। अब एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लो मैं ही आपका टीचर के प्रति, आप क्लास का, जो मेरा क्लास है उसका टीचर के प्रति क्या मनोभाव है इसको देखना चाहूं, तो अगर हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्लास को ऑब्जर्व करें, जिसमें हर एक प्राणी को पूरी स्वतंत्रता हो कि वो जैसे चाहे अपना व्यवहार कर रहा है, हाँ, और लंबे समय तक ऑब्जर्व करें, आपको बिना बताए हुए ऑब्जर्व करें, छुप करके ऑब्जर्व करें, तो हमें एक्यूरेट सूचना प्राप्त होगी। लेकिन उसी क्लास में घुसने के साथ तय कर दूं कि अभी अगले आधे घंटे तक आपको, आप जैसा मैं सोचते हैं मेरे प्रति, टीचर के प्रति अपने व्यवहार को दिखाना है और उस व्यवहार को हम लोग विश्लेषण करेंगे, तो फिर स्वाभाविक बात है कि कई बार वांछित व्यवहार नहीं होगा। जानबूझ करके स्टूडेंट अच्छा व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे ही
कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका अध्ययन करने के लिए बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल परिस्थिति में ही जाना पड़ता है। जैसे परिवार के अंदर अगर समायोजन को जानना है, बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच, बड़ों के बीच, इसके लिए आपको नेचुरल सेटिंग में जाकर के अनकंट्रोल्ड ढंग से ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, तभी आपको सटीक आंकड़ा प्राप्त होगा। उन सारे लोगों को लैब में ले आइएगा और उनको निर्देश दे के कहिएगा कि ऐसा व्यवहार कीजिए। आप कि हम आपके व्यवहार का, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन का, पारिवारिक आपके बॉन्डिंग को पता लगाना चाहते हैं, तो वहां पे स्वाभाविक व्यवहार नहीं हो पाएगा और जो आपका उद्देश्य है वो आप पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कई केसेस ऐसे हैं जहां पे ये टेक्निक काम नहीं करता है। वहीं दूसरी बात यह है जो इसकी कमी है कि जब हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसमें कई बार बहुत वैसी सूचनाएं भी हमें प्राप्त होती हैं जो कि सामान्य रूप से नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो अप्रोच होता है वो एक्सप्लोरेटरी होता है और हमें कई नेचुरल सेटिंग और अनकंट्रोल सेटिंग में व्यवहार होने के कारण उसके विश्लेषण के लिए हमें कई मापदंड मिल जाते हैं जिसके आधार पे हम निष्कर्षों पे पहुंच सकते हैं। और ये व्यवस्था हमें कंट्रोल्ड सेटिंग में नहीं मिल पाती। तो इस तरह से कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दो मुख्य प्रकार हैं अगर हम लोग वर्गीकरण करें कि कितना कंट्रोल स्थापित किया जा रहा है प्रेक्षक के द्वारा प्रेक्षण करने वाली स्थिति के ऊपर। इन दोनों ही विधियों का अपने अपने स्थान में कुछ रोल है, जिसकी वजह से किसी खास परिस्थिति, किसी खास विषय के लिए एक प्रविधि उपयोगी होती है और किसी खास स्थान या परिवेश के लिए, परिधि के लिए कोई दूसरी प्रविधि उपयोगी होती है। कोई भी प्रविधि अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कुछ अगर उसके फायदे होते हैं तो उसके साथ ही एसोसिएटेड कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। अब शोधकर्ता अपने विवेक से, अपने एक्सपर्टीज से, अपने शोध की समस्या के अनुसार, अपने पास उपलब्ध संसाधन, समय के अनुसार ये तय करता है कि वो घटना का, वो परिवेश का नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करेगा, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करेगा या कंट्रोल्ड ढंग से ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ये पहला वर्गीकरण हुआ। अगले क्लास में हम लोग जो वर्गीकरण का दूसरा आधार है, जिसमें रोल ऑफ ऑब्जर्वर इन द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, कि जो ऑब्जर्व करता है, जो प्रेक्षण करता है, जो ऑब्जर्वर है, वो किस तरह का रोल निभाता है ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में। क्या वो पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बन जाता है या उस परिवेश का अंग बन जाता है या उससे अलग रह करके उन घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करता है। इसके आधार पे जो वर्गीकरण है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास के पहले इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा ताकि समझने में आसानी हो। कई बुक्स में अलग अलग आधार से वर्गीकरण किया गया है, लेकिन 2-4 बुक्स को रेफर करने के बाद जो सिंप्लीफाइड लगा, जो स्पष्ट लगा ज़्यादा, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो विथ दिस नोट हम लोग आज समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग सुनिए, अपने हिसाब से समझिए और जो भी कुछ डाउट होगा उसको रखिए। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर अगले जो वर्गीकरण है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।